माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे मिलवाने के लिए मैं आदरणीय मयंक अग्रवाल जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने मुझे बुलाया है, मैं इतने युवाओं से, ऊर्जावान युवाओं से, और मैं बात तो करने आया था एक भारत श्रेष्ठ भारत की, लेकिन लगता है थोड़ी देर राम राज्य पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। आदरणीय अरुण गुप्ता जी, श्रीमती मोनिका रस्तोगी जी, जेके शर्मा जी और सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आदरणीय हमारे गुरुजन, सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। हमने अपने बातचीत की शुरुआत किया वंदे मातरम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब भारत आजाद हो गया तो ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उस समय हमारे यहाँ 15 कांग्रेस की कमेटी थी, सबसे ओपिनियन मांगी गई। 12 कमेटीज ने बोला कि सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 3 लोगों ने बोला, 3 लोगों ने कोई ओपिनियन दिया ही नहीं। आज की भाषा में कहिए तो नोटा दबा दिया, न इधर न उधर, चुप। 15 में से 12 ने बोला सरदार पटेल को पीएम होना चाहिए, 3 ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहने का मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी वो 3 भी चाहते थे सरदार पटेल बने, लेकिन प्रधानमंत्री बने हमारे आदरणीय नेहरू जी। वैसे ही पूरा का पूरा आजादी का मूवमेंट चला वंदे मातरम भारत माता की जैसे, पूरा। एक टाइम तो ऐसा आया कि वंदे मातरम अपने आप में वार क्राई बन गया, फ्रीडम क्राई बन गया, और अंग्रेजों ने के वंदे मातरम को बैन कर दिया। पब्लिकली वंदे मातरम बोलना अपने आप में ऑफेंस हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी। लाहौर में वंदे मातरम के नाम से अखबार शुरू हुआ। वंदे मातरम के नाम से गजलें लिखी जा रही थी, वंदे मातरम के नाम से पत्रिकाएं निकल रही थी, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकल रहा था। पूरा का पूरा आजादी का मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। लेकिन जब बाद में यह डिसाइड करना हुआ कि राष्ट्रगान क्या होगा, तो वंदे मातरम की बजाय क्या हो गया, जन गण मन, जिसका आजादी के हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई योगदान नहीं। यहां तक कि कांग्रेस की प्रथम 5 बैठकें, वार्षिक बैठक होती थी कांग्रेस की, प्रथम 5 बैठकें वंदे मातरम से ही हुई थी। और वंदे मातरम लिखा कैसे गया? अंग्रेजों ने यहां पे ये डिसाइड किया कि यहां का नेशनल एंथम होगा गॉड सेव क्वीन, गॉड सेव क्वीन। उसका भारत में बहुत विरोध हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। केवल अंग्रेजों के गॉड सेव क्वीन का अपोज करने के लिए विदिन 24 आवर उन्होंने वंदे मातरम लिख दिया। और पूरा पूरा फ्रीडम मूवमेंट, इवन जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। शुरू के कांग्रेस का 5 अधिवेशन वंदे मातरम से ही हुआ, लेकिन एकाएक जनगण मन पटल पे आया। क्यों आया आज वो कहना ठीक नहीं है। आप लोग सब लोग सोशल मीडिया में हैं, डिटेल गूगल से आपको मिल जाएगी। कभी टाइम मिले तो वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय गूगल करना। एक मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये क्यों हुआ? जब पूरा संविधान बन गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, इसकी रीनेमिंग हो गई, आर्टिकल्स की रीफ्रेजिंग हो गई, आर्टिकल जो 35 था 44 हो गया, 44 कुछ और हो गया, मतलब सब तैयार हो गया। एक विषय रह गया कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा।
फिर हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई गई। भाई ये हुआ कि सब कुछ तो तय हो गया है, लेकिन भारत का नेशनल एंथम क्या होगा ये तय कर लेते। मेजॉरिटी चाहती थी कि वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम से हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को वंदे मातरम से पता नहीं क्यों दिक्कत थी, भगवान जाने। आज भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है वंदे मातरम से। तो फिर जो वंदे मातरम के समर्थक थे उन्होंने बोला ठीक है वोटिंग करा लेते हैं, वोट करा लीजिए जनगण मन वंदे मातरम में, मेजॉरिटी का आधार पर डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जब लगा कि नहीं वंदे मातरम जीत जाएगा, जनगण मन राष्ट्रगान नहीं बन पाएगा, तब एक बीच का रास्ता निकाला गया। 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है उसका रिजोल्यूशन आप लोग पढ़िए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होगी तो आप देखना। उसमें यह तय हुआ कि नहीं ठीक है, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और दोनों को ही हमारे राष्ट्रगान का दर्जा रहेगा। लेकिन फिर धोखा हुआ। जब नेशनल ऑनर एक्ट बना 1973 में, तो जनगण मन के लिए तो प्रोटोकॉल बन गया, 53 सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, अगर कोई इंसल्ट करेगा तो सजा होगी, कैसे गाना है, खड़े होके गाना, पूरा प्रोटोकॉल सेट हो गया। लेकिन वंदे मातरम को फिर छोड़ दिया गया और वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ। इसका नतीजा यह है कि सीरियल में वंदे मातरम अलग तरीके से गा रहे हैं, फिल्मों में वंदे मातरम अलग तरीके से गा रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज में वंदे मातरम अलग तरीके से गाया जा रहा है, कोई टाइम नहीं सेट हुआ, कोई म्यूजिक नहीं फिक्स हुई। उस बात को लेकर मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, तो मेरी उस एक PIL इस पर भी चल रही है कि वंदे मातरम को भी भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिलना चाहिए और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि जनगण मन को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जनगण मन को निकाल दो, 75 साल हो गया, आप काहे लिए निकालना। लेकिन हाँ, कम से कम वंदे मातरम को वो सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान का वंदे मातरम हकदार है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। क्या है, जोर से बोलिए, संविधान। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास संविधान के लिए कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में। अंग्रेजी की एक लिमिटेशन है, जैसे चाचा, मामा, मौसा सारे अंकल होते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंग्लिश के फ्रेजेस में प्रॉब्लम है। संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, तो हमने मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान, और हमने क्या बनाया, जैसे धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, एक भी शब्द धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है, हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, रिलीजन। लेकिन धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। जैसे हमारे देश में कहते हैं गृहिणी, गृह मतलब घर, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। गृहिणी के लिए कोई शब्द है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में केवल वुमेन है, मैन वुमेन, पुरुष महिला। वो महिला कैसी हो, बस महिला। हमारे लिए भावों के आधार पे सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हमारे पास इंग्लिश में नहीं है। उसका हमने बहुत खामियाजा भी भुगता। खामियाजा ये भुगता कि संविधान सभा में जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, एक्चुअल में जो करना चाहते थे, उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा था, तो मिलता जुलता हमने अंग्रेजी शब्द अडॉप्ट कर लिया। बाद में जजेस बहुत सारे बाहर से पढ़ के आए, हमने अडॉप्ट किया अमेरिका का शब्द, इंग्लैंड का शब्द, लेकिन भावना कुछ अलग थी। उस भावना को व्यक्त करने के लिए हिंदी में शब्द था, अंग्रेजी में शब्द नहीं था। अंग्रेजी में शब्द नहीं था
तो हमने क्या कर लिया, वो अमेरिका की फिलॉसफी अडॉप्ट कर लिया, इंग्लैंड की फिलॉसफी अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में हमारी फिलॉसफी कुछ अलग थी। जैसे संविधान है, समान विधान, तो ये संविधान किसका है, भारत का या अमेरिका का? बच्चों जोर से बोलो, यहां वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड डायलॉग, भारत का। तो यानी अगर ये संविधान कहता है कि सबको सांस्कृतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, भाषा का अधिकार है, तो कहां की भाषा, अमेरिका की भाषा या भारतीय भाषा? कहां की संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति या भारतीय संस्कृति? इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिए। इसको रखेंगे तो आपको एक्चुअल में पर्सपेक्टिव मिलेगा कि संविधान बना किस लिए। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। दुर्भाग्यवश पिछले 75 साल में हमने आर्टिकल 14 के फर्स्ट पैरा को खूब चर्चा किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। महिला पुरुष समान है, फला फला समान है, फला फला समान है, सब समानता की खूब बातें हुई, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे कभी हमने गहराई से चर्चा नहीं किया। और मयंक जी, इनफैक्ट आज जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसा मैंने लेक्चर इस विषय पे जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहली बार आप ही के सामने रखने जा रहा हूं, तो ये कह सकते हैं कि IIMT का एक्सक्लूसिव ये हमारी बातचीत होने वाली है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि एक छतरी है, किसकी छतरी? कानून की। वो कानून की छतरी में सब आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में जो आपका रास्ता है, इसके इधर वालों की अलग छतरी हो, इधर वालों की अलग छतरी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उधर वालों की अलग छतरी, इधर वालों की अलग छतरी। छतरी सबकी एक होनी चाहिए। अब जब छतरी सबकी एक होनी चाहिए, तो छतरी अच्छी होनी चाहिए, छतरी खराब होनी चाहिए। भाई ऐसी छतरी किस काम की जब वो धूप से हमें बचाए ही ना? ऐसी छतरी किस काम की हमें वो बारिश बरसात से बचाए ही ना? और अगर छतरी धूप से नहीं बचा रही है, बरसात से नहीं बचा रही है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो छतरी का मटेरियल अच्छा नहीं है, या छतरी बनाने वाला अच्छा नहीं। समझे बच्चों? नहीं, बड़े हो गए, मैंने ऐसे बच्चों कह दिया। या तो छतरी का मटेरियल अच्छा नहीं है, या तो उसका बनाने वाला अच्छा नहीं है। अब ऐसा अगर कोई अपराध है जो यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, एक होना चाहिए? आपने जो टॉपिक रखा मयंक जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून सबके लिए, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठ कानून होगा। अब आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जजमेंट में है। आर्टिकल 14 बहुत छोटा सा 2 वाक्यों का आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत हुई है। अगर आप डी वासु का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो 15 वॉल्यूम के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 वॉल्यूम केवल आर्टिकल 14 पे ही है। अब जब बात यह हुई कि भारत में कानून का राज है, तो कानून अच्छा होना चाहिए, घटिया? अच्छा। कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? बोलिए जरा, कोई लागत आती है? मैं तो कह रहा हूं कि अभी मैंने पिछले सप्ताह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एकाएक मिले। पिछले सप्ताह की बात बता रहा हूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा सर भारत में सब कुछ अच्छा हुआ है,
वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, वर्ल्ड क्लास मिसाइल, वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट, सब वर्ल्ड क्लास हो गया। एक ही चीज नहीं हुआ, वो है वर्ल्ड क्लास कानून, और जिसकी कोई लागत भी नहीं आती। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भारत में 1700 लॉ कॉलेज है, आप एक काम करिए, एज ए प्रोजेक्ट हर लॉ कॉलेज को पर ईयर एक कानून पे रिसर्च करने के लिए दे दीजिए, बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेबस में डाल दीजिए। अब 1700 लॉ कॉलेज में हर साल हर कॉलेज में एक कॉलेज के ऊपर पूरा रिसर्च हो, एक कानून के ऊपर रिसर्च हो, उस कानून में फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उसका रिलेटिव स्टडी हो, और रिलेटिव स्टडी करके अगर ड्राफ्ट बने, एक कॉलेज मान लीजिए इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट आपके IIMT में बने, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? बढ़िया ड्राफ्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? सरकार को बैठे बैठे हर साल 1700 नए कानूनों का ड्राफ्ट मिल जाएगा। हमारे जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, इनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, चलो हर साल एक नया कानून पे हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं। छात्रों को बड़ा आनंद आएगा, चलो हर साल हमें नया नया सीखने को मिल रहा है। अभी हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बस एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको पढ़ा दिया। ये नहीं पढ़ा रहे हैं, रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं कि सिंगापुर में कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है, कनाडा में कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, और मेरा बेस्ट है या वर्स्ट है या मीडियम है, कहां पे हम खड़े हुए। इंडियन पिनल कोड पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो 1860 में जो मैकाले बना के गए वही पढ़ा रहे। ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि चैप्टर 15 हमारा किससे अच्छा है, चैप्टर 16 किससे अच्छा है, चैप्टर 17 किससे अच्छा है, किस ऑफेंस में हमारे यहाँ इतनी सजा है तो सिंगापुर में कितनी है, तो कनाडा में कितनी है, तो फ्रांस में कितना है, तो अमेरिका में। कोई रिलेटिव नहीं चल रहा है ना, इसलिए हम क्या हो गए, रट्टू तोता। हमसे मतलब केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अब समय आ गया है इस व्यवस्था में बदलाव हो, और मैं आशा करता हूँ कि आज IIMT में ये जो बात हम कर रहे हैं शायद हर जगह पहुँचेगी, शीर्ष स्तर तक पहुँचेगी। आने वाले समय, आने वाले टाइम में ये बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ हमारे खासतौर पे लॉ के छात्र बाकायदा रिलेटिव लॉ पढ़ेंगे, केवल अपना वाला नहीं पढ़ेंगे बल्कि पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, और उनको प्रोजेक्ट भी मिलेगा कि वो अच्छा अच्छा कानून बना के दें। सरकार को भी फायदा, समाज को भी फायदा, देश को भी फायदा। तो बात आई आर्टिकल 14 की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आप इंडियन पिनल कोड खोलें, चैप्टर 15 में लिखा हुआ है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे ला के उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा ऑफेंस रिलेटिंग टू। अब हो क्या रहा है मयंक जी, चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी मत से संबंधित, धर्म तो नहीं कह सकते, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, लेकिन चलो मान लेते हैं, धर्म से संबंधित अपराध। तो चैप्टर 15 में क्या लिखा हुआ है 195 या सेक्शन 295 में, कि अगर आपने किसी की धार्मिक भावना आहत कर दिया तो अपने आप में अपराध है, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन आप किसी को धोखे से, लालच से, साम दाम दंड भेद के द्वारा धर्मांतरण करा दो तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी की धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, लेकिन किसी का धर्मांतरण करा देना अपराध नहीं। थी वैक्यूम हुआ कि नहीं हुआ, ये गैप है कि नहीं है। नाम है बाकायदा ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराध, लेकिन धर्मांतरण अपराध ही नहीं है। और हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया धर्मांतरण पे, हरियाणा सरकार ने भी बना दिया। तो आप नोएडा में बैठे हुए हैं, सेक्टर 16 में, लास्ट जो सेक्टर 15 में, वहां धर्मांतरण कराया तो अपराध, लेकिन रोड क्रॉस करके मयूर विहार चले गए तो धर्मांतरण अपराध नहीं। गुरुग्राम में धर्मांतरण कराया तो अपराध, रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट पे आ गए, महिपालपुर आ गए तो धर्मांतरण अपराध नहीं। तो गुरुग्राम में अब क्या हो रहा है, तो जिसको धर्मांतरण कराना है क्या दिक्कत है, गाजियाबाद से आनंद विहार चला जाएगा, नोएडा से मयूर विहार चला जाएगा, या गुड़गांव से महिपालपुर आ जाएगा। इसी पे मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। जब आर्टिकल 14 कहता
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो कानून का जो प्रोटेक्शन यूपी के लोगों को है, कानून का जो प्रोटेक्शन गुड़गांव के लोगों को है, हरियाणा के लोगों को है, कानून का वही प्रोटेक्शन दिल्ली के लोगों को भी मिलना चाहिए, बिहार के लोगों को भी मिलना चाहिए, बंगाल के लोगों को भी मिलना चाहिए।